हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजडम डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं प्रियंका चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। अब हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है टॉप 30 क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये टोटली इसका बेसिस है, हमने जो पुराने 3 कंसेप्चुअल वीडियोस डाले थे जिनका टॉपिक था मैटर यानी पदार्थ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और तीसरा था सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो इन 3 टॉपिक्स का जिसका ऑलरेडी कंसेप्चुअल वीडियो डाल चुके हैं, तो अगर आपने वो देख रखे हैं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे स्विच कर देंगे तो आपको एक बहुत अच्छा अप्रोच मिल जाएगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। और अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार उनको देख लें और उसके बाद आप एमसीक्यू वाले इस वाले सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। आप देख सकते हैं सब इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, तो जिसको जो भी सूटेबल है वो चीज़ रेफर कर सकता है। मेरा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो प्योर हिंदी में रहेगा। टर्म्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। ये हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाला जो टॉपिक था उससे रिलेटेड है। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ फिजिकल और केमिकल चेंज के, क्योंकि आके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे होने वाले हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जब चेंज होता है तो कोई भी नई चीज़ जिसका फॉर्मूला चेंज हो जाए, है ना, वो नहीं होता है और इसको दोहराया जा सकता है। जैसे मैंने गुब्बारा फुलाया तो वापस से वो उसका जो शेप है वो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जितने भी होते हैं, केमिकल चेंजेस, उसमें क्या होता है, उसमें चेंज तो होता है लेकिन उसके बाद जो पहले जो रिएक्टेंट था, अब जब वो प्रोडक्ट बन गया तो इस प्रोडक्ट में उसका पूरा फॉर्मूला, उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो एक नया पदार्थ हमको देखने को मिलेगा और हम उसको वापस से पुनः पहले वाले पोजीशन पे नहीं ला सकते। इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंजेस। तो ये हमारा बेसिक इसका जो फाउंडेशन बेस है वो ये रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, तो देखिएगा, इवेपोरेशन जिसे वाष्पीकरण बोलते हैं, तो इवेपोरेशन, डिसोल्यूशन, सब्लिमेशन। इवेपोरेशन हो गया, अगर आप बॉइलिंग कर रहे हो तो बॉइलिंग हो सकता है, मेल्टिंग, और ये जो 2 बातें लिखी है डिसोल्यूशन एंड सब्लिमेशन, ये सब क्या है, इन सब से सिर्फ एक अवस्था चेंज हो रही है, बस अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या शायद लिक्विड से गैस में जा रहा है। सब्लिमेशन भी हो, हाँ सब्लिमेशन लिखा हुआ है। तो इन सब में सिर्फ अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, एक्चुअली में जो पदार्थ है वो अलग कुछ नया नहीं बन रहा है। तो जैसे इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से सीधा किस में चला जाता है, गैस में। डिसोल्यूशन यानी घोलना, उसको वापस से सेपरेट आउट किया जा सकता है। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से सीधा गैस में चले गए। लेकिन ध्यान रखेंगे जो प्रेसिपिटेशन है, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, वर्षण, ये वर्षण बोलते हैं प्रेसिपिटेशन को हिंदी में। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, एक नई सी चीज़ निकल के बाहर आ जाती है और जो सॉलिड है वो लिक्विड से अलग हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन जो है ये एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, डी, प्रेसिपिटेशन। वापस से दोहराती हूँ, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसमें जो हमारा जो सब्सटेंस है वो सेपरेट आउट हो जाता है सॉलिड के फॉर्म में, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ये हमारा केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। अब हमें फिजिकल चेंज की बात करें तो 3 इनमें से केमिकल होंगे, देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का गठन। दूध से दही बनता है तो एकदम पहले दूध का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन अलग था, अब दही बन गया तो एकदम से अलग हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो मेन जो अपना सब्सटेंस है वो पूरा चेंज हो गया, तो ये केमिकल है ना, ये केमिकल हो जाएगा। बर्निंग, जहाँ पे भी बात आए बर्न की, मतलब अब वो जल के राख हो गया, मतलब पूरा ऐश में कन्वर्ट हो गया है। तो जहाँ पे भी हम बर्न वर्ड देखेंगे वो प्योरली क्या है, केमिकल, क्योंकि अब वो चेंज हो गया, वो जल चुका है, उसको वापस से भी नहीं ला सकते और उसका केमिकल कंपोजिशन भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। रस्टिंग जिसको बोलते हैं हम, आपका हिंदी में लिखा है जंग लगना, है ना, रस्ट यानी जंग लगना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब लोहे पे जंग लगता है तो पहले तो वो Fe होता है, लेकिन जंग लगने के बाद में वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर तो आयरन था लेकिन यहाँ पे इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये अगेन क्या हो गया, केमिकल चेंज। हीटिंग, देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है, बर्न यानी पूरा जल चुका है, जल के अलग हो गया है। हीटिंग यानी सिर्फ गर्म किया है हमने। तो अगर मैं, जैसे कोई भी लोहा है, अगर लोहे को मैं गर्म करती हूँ
रहेगा तो लोहा, बस उसका टेम्परेचर जो ताप है वो बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं उसको हीटिंग हटा दूँ तो रहेगा तो वो लोहा ही। तो बस इस चीज़ को अपन को पकड़ना है। तो हीटिंग ऑफ अ कॉपर वायर, अगर मैं किसी वायर को हीट कर रही हूँ, सिर्फ गर्म कर रही हूँ, जला नहीं रही हूँ, तो वो क्या होगा? फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। तो बर्निंग और हीटिंग में ज़रा सा फर्क है, वो आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, यानी ये हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है। तो देखते हैं, यानी कि इसमें से भी क्या होंगे? 3 केमिकल चेंज होंगे और 1 फिजिकल चेंज होगा। तो देखते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, वही आ गया, दूध का फटना जिससे वो दही वही बनेगा, तो ये केमिकल चेंज है। राइपनिंग यानी फल का पकना। अब जैसे कैरी है, अगर कैरी पकने के बाद में आम में चेंज हो जाएगी, तो क्या आम वापस से कैरी बन सकता है? नहीं, वो पूरा डिफरेंट हो गया है, सब्सटेंस ही नया बन गया है। तो राइपनिंग यानी पकना, या इसका उल्टा हम बोल सकते हैं सड़ना, जिसको बोलते हैं स्टेल। अगर कोई चीज़ सड़ रही है तो वो भी क्या होगी? केमिकल चेंज। तो पकना और सड़ना ये दोनों के दोनों क्या है? केमिकल चेंज। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस बन रहा है, लेकिन कुछ जो हमारा पदार्थ है उसमें कोई भी परिवर्तन एज सच नहीं आ रहा है, सिर्फ उसका जो उसकी जो अवस्था है सिर्फ वही बदल रही है, तो ये फिजिकल चेंज। फिर बर्निंग तो किसी भी चीज़ को अगर हम जलाएंगे तो वो हमेशा केमिकल चेंज में आ जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी। बस ऐसे अपन को क्वेश्चंस को पकड़ना है और समझना है, छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो याद रखने हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अब हमें बताना है इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है, यानी 3 इसमें से फिजिकल चेंज होंगे। फटाफट से देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, मेल्टिंग देखो वही आ गया, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सब अवस्थाओं का परिवर्तन है, तो ये प्योरली क्या होगा? फिजिकल चेंज। मेल्ट हो रही है कोई चीज़, लिक्विड से मेल्ट हो रही है, यानी सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, लेकिन सब्सटेंस तो चेंज नहीं हुआ। बॉइलिंग फिर से आ गया, ये भी फिजिकल है। बॉइल यानी लिक्विड से सीधा गैस में चली गई। फ्राइंग ऑफ एन एग, हाँ, अंडे का फ्राई होना, अंडे को फ्राई करके ऑमलेट बना दिया, अंडे की कोई सब्जी बना दी, मतलब फ्राई मतलब उसको आग पे हमने चढ़ा दिया, तो अब उसका पूरा का पूरा कंपोजिशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये प्योरली क्या है? केमिकल चेंज। और एक और चीज़ है, अगर अंडा फ्राई हो गया तो क्या हम उसको वापस से जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था अंडा, उसमें चेंज कर सकते हैं? नहीं, इरिवर्सिबल है। चौथा भी देख लेते हैं, राइट आंसर तो अपना आ गया। अट्रैक्शन ऑफ एन आयरन नेल टू अ मैग्नेट, जो लोहे की कीलें होती हैं, आयरन नेल टू अ मैग्नेट, अगर अपन कोई चुंबक, कोई मैग्नेट रखेंगे तो जितनी भी लोहे की नेल्स होंगी, मतलब जिनको बोलते हैं कील, वो उसकी तरफ आकर्षित होंगी, राइट। लेकिन सिर्फ आकर्षित ही तो हो रही है, मतलब चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या जो हमारी कीलें हैं वो कुछ नई बन रही हैं क्या चिपकने के बाद, अट्रैक्शन के बाद? नहीं ना। तो सिंपल क्या है? फिजिकल चेंज। राइट आंसर वॉज सी। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एन एलिमेंट विच इज़ नॉट फाउंड इन नेचर, हाँ जी, नॉट फाउंड इन नेचर यानी प्रकृति में वो नहीं पाया जाता है। तो अगर प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसका मतलब उसको इंसान ने बनाया है, तो इट इज़ अ मैन मेड मटीरियल, और लैब में इसको बनाया है। तो आप इसको देख के आप आसानी से बता सकते हो, प्लैटिनम, पोटेशियम, जिंक, ये सब बहुत टाइम पहले से ही अर्थ क्रस्ट में हमको मिलते हैं। Pu क्या है? ये है प्लूटोनियम। इसको इंसान ने बनाया है, ये मैन मेड है, लेबोरेटरी में बनाया गया था, तो इसीलिए विच इज़ नॉट फाउंड इन नेचर, हमारा आंसर है प्लूटोनियम। इस तरीके से बहुत सारे हैं जो इंसानों ने बनाए हैं अपने, बहुत सारे, ज़्यादातर तो नेचुरली हमको मिलता है, टोटल 118 होते हैं, तो ज़्यादातर तो नेचुरली है, कुछ जो हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक की बात नहीं कर रहा, मेटालिक में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, फिर Fe आयरन, और फिर कैल्शियम। तो ये ट्रेंड रहेगा, मेटालिक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, फिर आयरन और फिर कैल्शियम। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट अबंडेंट गैस, हाँ जी, अब हमने बात करनी है गैस की। तो गैस में क्या होगा? इसका वो जो जब हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था, इसके अंदर पूरा एक हमने डायग्रामेटिक वे में इस चीज़ को पढ़ी थी। तो सबसे ज़्यादा तो होती है नाइट्रोजन, है ना, सिंपल इसमें लिखती हूँ, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद होती है ऑक्सीजन, उसके बाद होती है आर्गन, और उसके बाद में जितनी भी गैसेज हैं, जैसे CO2 हो गई, या जितनी भी n नंबर ऑफ गैसेज हैं, वो सारी की सारी उसमें आएंगी।
हाँ जी, जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन उसके बाद में, फिर आर्गन और फिर बाद में। इनका तो बहुत लो कंपोजिशन, इतना परसेंट के आसपास ये होती है। आर्गन ये लगभग 0.3 आप इसको मान सकते हैं। ऑक्सीजन 21%, अगर हम और प्रिसाइज में बात करें तो ये 20.9 होती है, बट क्योंकि 0.9 है तो हम 21% ही कर देते हैं, और इसको 78% के आसपास हम बोलते हैं। तो ये अपना जनरल ट्रेंड है गैसेस का। तो मेटालिक की बात कर दी, गैसेस की हमने बात कर दी। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन। रॉट आयरन, लोहा जिसको बोलते हैं। तो प्योर चीज़ जब हम बात करते हैं तो प्योर क्या होता है, मतलब उसमें ज़्यादा कोई मिलावट नहीं है। तो ये जो लोहा रॉट आयरन जो है, इसके अंदर कार्बन का भी जो कंटेंट होता है, जो मात्रा होती है, वो बहुत कम होती है। तो प्योरली इसमें क्या होता है, आयरन लोहा ही होता है। बाकी के जो आपको 3 दिख रहे हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, स्टील, ये भी सब लोहे ही हैं, बट प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें और भी बाकी सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं। तो रॉट आयरन हमारा प्योर आयरन है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें कि आपको पता रहती है ना तो फटाफट क्लिक हो जाती है एग्जाम के टाइम पे। एलपीजी, इट इज़ हाँ, एलपीजी क्या है? सबने सुनी होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो है तो ये गैस में, अब हमें पता है एलपीजी क्या है, गैस है। अब गैस किस में आती है, मिक्सचर में है या कंपाउंड में है या एलिमेंट में है या नन ऑफ दिस। मैटर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। एलिमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, और ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बनी है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये सब। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को एक सही अनुपात में जोड़ दिया, मैंने वाटर बना दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को मैं एक सही अनुपात में कंबाइन करती हूँ तो मुझे कंपाउंड मिल जाता है। और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर भी क्या है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, लेकिन कोई उसमें अनुपात नहीं होता, मतलब कितना भी जोड़ो आप उसको। जैसे हमारे वातावरण में गैसेस हैं बहुत सारी, अब कोई भी गैस कितनी भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, है तो मिक्सचर ही। तो मिक्सचर में क्या है, कोई भी फिक्स अनुपात नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो एलपीजी जो है ये क्या है, ये एक मिक्सचर है, क्योंकि कंपाउंड यानी कुछ फिक्स एक हमको कंपाउंड मिलेगा। लेकिन इस गैस में ये किस किस चीज़ की बनी होती है, आगे वैसे क्वेश्चन है बट मैं चलो बता देती हूँ। इसमें प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और ईथेन भी होता है। तो ये सारी गैसेस इसमें होती हैं, तो इसलिए एलपीजी क्या होगा, एक मिक्सचर होगा, ना कि कंपाउंड एलिमेंट, राइट। तो हमारा आंसर है मिक्सचर, एलपीजी इज अ मिक्सचर। अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड बाय, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका प्रिंसिपल, इसकी जो मेन इसके पीछे का बेस क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो जब भी कोई भी चीज़ हमको रेड ब्लू, अगर कोई भी चीज़ हमको कलर में देते हैं, कोई भी चीज़ हमको अगर कलर दे रखा है कि ये कलर मुझे सेपरेट करना है, अलग अलग करने हैं, या जैसे पिगमेंट्स जो होते हैं, है ना, पिगमेंट्स भी क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो जब भी मैं कलर की बात करती हूँ, मुझे कोई 2 कलर को सेपरेट करना है, तो हमें हमेशा बात करती हूँ क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, ठीक है। तो जब हम कलर्स को सेपरेट करते हैं तो हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्वेश्चन में पूछा गया रेड एंड ब्लू इंक, इंक हो सकती है या डाई हो सकती है, DYE, डाई भी आपने सुनी होगी, है ना, कपड़ों पे डाई वगैरह लगाते हैं। तो जब मुझे कलर सेपरेट करना होता है तो मैं क्रोमेटोग्राफी बोलती हूँ। उसके अलावा भी देख लेते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, ये किसके लिए होती है, जब 2 लिक्विड्स को मतलब जब वो घुली होती हैं 2 लिक्विड्स, तब उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि कोई सॉलिड को लिक्विड में से अलग करना है, और सब्लिमेशन मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कोई चीज़ अगर तब्दील हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उसमें एग्जांपल्स दूंगी। तो ये 3 आपको याद रखने, कलर, पिगमेंट और डाई। जब भी इनकी बात करें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्रोमेटोग्राफी, सिंपल। सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर फॉर्म्स अ क्या, कैसा मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी घुलते नहीं हैं बहुत अच्छे से, तो जब कोई चीज़ अच्छे से नहीं घुलती तो हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। और घुलना मतलब उसमें इसका एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं। जैसे पानी में मैंने मिट्टी डाल दिया, कीचड़ डाल दिया, तो आपको साफ साफ अलग अलग 2 अवस्थाएं दिखेंगी, एक मिट्टी की और एक पानी की। और एक अगर मैंने चीनी घोल दिया पानी में, तो अब
क्या आप बता सकते हो कि इसमें से चीनी वाला पार्ट कौन सा है या पानी वाला पार्ट कौन सा है? तो जब कोई चीज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, अपन उसके अंदर पता नहीं कर सकते कि ये अवस्था इसकी है या ये इसकी है। जब दोनों एक ही अवस्था बन जाते हैं तो वो होमोजीनस होती है, जो अच्छे से घुली हुई होती है, और हेट्रोजीनस यानी जब अलग अलग हमको साफ साफ अपनी आंखों से दिखाई देती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी घुलते नहीं है, इसलिए वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। नेक्स्ट, आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड। मिट्टी से मुझे आयोडीन निकालना है तो मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगी? मैटर वाले अपन के कंसेप्ट में मैंने आपको टोटल 11 टाइप के डिफरेंट टेक्निक्स बताए थे सेपरेट करने के, डायग्राम्स और सारे के सारे एग्जाम्पल्स के साथ। और उस समय मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल ही दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी। ठीक है, तो अभी इसमें बोला है आयोडीन और सैंड। सैंड तो चलो कोई नहीं, मैंने आपको उसी में बताया था कौन कौन सी चीज़ें जो होती है। इसका आंसर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब होता है सीधा सॉलिड से कोई चीज़ गैस में चेंज हो रही है, तो सब्लिमेशन। इसके कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स ही हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो हो गया आयोडीन, ठीक है, एक हो गया अमोनियम क्लोराइड। जब भी आपको एग्जाम्पल में ये सब चीज़ें दिखें तो आपको टिक करना है सब्लिमेशन। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर जिसको बोलते हैं कपूर की गोलियां, है ना। ये सब जो हैं ये सब्लिमेशन दिखाती हैं, मतलब सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाती है। और जब आयोडीन को सेपरेट करते हैं तो आयोडीन का कैसा होता है, ये वॉयलेट कलर की गैस इसमें निकलती है। तो वॉयलेट कलर का अलग से, जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, सैंड तो नीचे रह जाएगी और आयोडीन गैस में चली जाएगी। फिर उसको हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करके दूसरे कंटेनर में कंडेंस करेंगे और वापस उसको आयोडीन के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट। ये भी मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था। UF6 इसमें बस चेंज क्या हो रहा है, इसका एटॉमिक मास 235 एंड 238, ये दोनों क्या हैं, गैसेस है, यूरेनियम गैसेस हैं। ये कंपाउंड है यूरेनियम फ्लोराइड, तो ये क्या है, गैसेस। सिर्फ एक ही टेक्निक है पूरी 11 टेक्निक्स में से जो गैस को दूसरे गैस से सेपरेट आउट करती है, और वो इकलौती टेक्निक है एटमोलिसिस। ये किस पे डिपेंड करती है, उसके मास पे। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, है ना। जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और स्पीड के डिफ्रेंसिएशन में हम गैसेस को सेपरेट आउट करते हैं। सिंपल एटमोलिसिस। गैसेस हैं दोनों की दोनों। इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि दोनों एग्जाम्पल में गैस होने चाहिए। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द सब्सटेंस विद, पहले तो हमें समझना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में बताया था 4 तरह के टोटल डिस्टिलेशंस होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है उसको समझते हैं। डिस्टिलेशन पहले बता देती हूँ। डिस्टिलेशन मतलब कि जब दो द्रव आपस में मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, और फिर मुझको एक लिक्विड और इस लिक्विड को अलग अलग करना है, तब मैं डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करती हूँ। इसके अंदर प्रिंसिपल बेस है कि इनके जो 2 द्रव हैं उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि दोनों का सेम है, सेम तो वैसे नहीं होगा, बट पास में भी होगा तो भी सेपरेट आउट नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। मतलब जो दोनों लिक्विड में ले रही हूँ, जो दोनों द्रव ले रही हूँ, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 15 डिग्री से कम होना चाहिए, तब हम जाके उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलेंगे। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन में 2 लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। तो इसका, हाँ, इस चीज़ के लिए मुझे आपको थोड़ा सा इसको वो बताना पड़ेगा डायग्राम्स के साथ में। ये सपोज कीजिए ये है, इसके अंदर 2 लिक्विड मैंने डाल रखे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से घुले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक कंडेंसर यूज़ करते हैं। कंडेंसर मतलब कि जो हमारे जो वेपर है उसको वापस से ठंडा करके लिक्विड में चेंज कर देता है। यहाँ पर आग है जो इसको हीट कर रही है, और फिर यहाँ पर एक मैंने बीकर ले लिया जिसमें से कंडेंस होके ये नीचे
इधर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों लिक्विड्स हैं, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 15 डिग्री सेल्सियस से कम है। मैं हीट करूँगी तो जिसका सपोज कीजिए एक का है 300 और एक का है 310 सपोज कीजिए ना, तो जब मैं हीट करूँगी जो 300 वाला है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर में चेंज हो जाएगा, है ना, पहले गैस में चला जाएगा, गैस में जाके यहाँ पे कंडेंस होके वापस से ठंडा होके लिक्विड में चेंज होके यहाँ पर आ जाएगा। तो जो यहाँ पर आया वो 300 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड हुआ और जो इसके अंदर रह गया वो 310 डिग्री वाला लिक्विड हुआ। तो क्वेश्चन में इसका जो आंसर है वो है कि ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द सब्सटेंस विद हायर बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा लिक्विड हमको मिलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जिसका कम है वो तो निकल के कंडेंसर में जाएगा। अब इतनी सारी प्रक्रिया करेगा तो उसको टाइम तो लगेगा, ठंडा होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो 310 जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो यहीं पर रहेगा और वो हमको पहले प्राप्त होगा इस पूरे प्रोसेस में। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फर्स्ट, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमको पहले मिलेगा और जिसका कम होगा वो वेपर के फॉर्म में आगे जाके कंडेंस होके फिर जाके हमको वो मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। हाँ जी देखिए, मेटेलिक हो गया, गैस हो गया, कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड पहले तो ये देखो कि क्या ये सब कंपाउंड हैं भी या नहीं। वाटर तो कंपाउंड है, सिलिका ये क्या है, ग्लास होता है ना। एक्चुअली में ग्लास तो कंपाउंड नहीं है लेकिन SiO2 है, सिलिका ये कंपाउंड है। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, ये भी कंपाउंड है। क्या एयर कंपाउंड है? तो पूरी मिक्स एयर में तो सारी की सारी गैसेस आ जाती हैं। तो इसमें से ये वाला जो ऑप्शन जो हमको सबसे पहले लगता है कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा तो एयर ही होती है, सब जगह वही होती है, तो ये ऑप्शन यहीं से कट हो जाता है क्योंकि कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है। अब इन तीन में से कहने की बात ही नहीं है, एल्यूमिना और सिलिका ये दोनों के दोनों कम होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? वाटर। जाहिर सी बात है, समुद्र वगैरह आपने देखे ऊपर से भी दिखता है, तो 70% पानी ही है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जो कि हमने लेबोरेटरी में बनाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो था यूरिया। CO NH2CO NH2 हो सकता है ना कि यूरिया ना लिख के कंपाउंड का फॉर्मूला डाल दे। तो यूरिया जो था वो सबसे पहला कंपाउंड था जो कि लैब में बनाया गया था। और इसको किसने बनाया था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी हु प्रिपेयर्ड, किसने बनाया? तो इसको बनाया था वोलर ने। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मेरे कंसेप्चुअल वीडियो में भी मैंने डायरेक्टली डाला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड है? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, दो एलिमेंट्स जिनको फिक्स रेशियो में अपन डाल के रखते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो देखिए ग्लास जो है ये SiO2 सिलिका होता है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स में रहती है। तो हम ग्लास को, ये क्या मिक्सचर में आता है। वाटर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। तो ये और ये तो दो प्लस कर रहे हैं, ऐड करें, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये भी कोई कंपाउंड नहीं हुआ। अगर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का बोलते हैं तो ये तो कंपाउंड होता। CNG LPG जो है ना, LPG या CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी बहुत सारे गैसेस से बन के हमको CNG मिलती है, तो ये भी क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम सल्फेट 2:1 का फॉर्मूला रहता है, 2:1 H2O। आपने ये भी देखा होगा और आपने इसका फॉर्मूला ये भी देखा होगा, दोनों में कोई विचित्र अलग बात नहीं है। 2:1 का रेशियो रहता है, यहाँ पे ये 1 है तो ये आधा हो जाएगा, रहेगा 2:1 के रेशियो में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो है, इसका जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, चाहे हम कहीं पे भी जाए। इसमें कोई मिक्सचर, किसी भी चीज़, कोई भी तीसरी चौथी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कंपाउंड है, CNG गैसेस का मिक्सचर होता है, वाटर गैस दो चीज़ों का मिक्सचर है, और ग्लास इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। ग्लास एक कंपाउंड नहीं है, इट्स अ मिक्सचर। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नैफ्थलीन,
कैन बी सेपरेटेड बाय, अभी मैंने आपको सब्लिमेशन के सारे एग्जांपल्स दिए थे। नैफ्थलीन आते ही आपको टिक करना है सब्लिमेशन, बस। नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सब के सब क्या है, सब्लिमेशन टेक्निक शो करते हैं। मेटलॉइड्स आर, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो लेफ्ट साइड में जो दो ग्रुप होते हैं ये मेटल्स होते हैं, है ना, एस ब्लॉक में होते हैं। फिर बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, यहाँ पे भी मेटल्स होते हैं। फिर यहाँ पे पी ब्लॉक आ जाता है। पी ब्लॉक में आपने देखा होगा डायगनली, मतलब टेढ़े टेढ़े में यहाँ पे टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं, और ये ऐसे टेढ़े होते हैं, डायगनली होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं ये, तो बेसिकली ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो थोड़े बहुत मेटल्स की भी गुण बताते हैं, थोड़े नॉन मेटल के भी गुण बताते हैं। तो बिल्कुल सी सही बात है, लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। राइट साइड में जितना हम जाएंगे तो नॉन मेटल शुरू हो जाएगा। तो बीच के जो ये हैं टोटल 7 होते हैं, इनको मेटलॉइड्स बोलते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच के। ओके, सो इसका राइट आंसर इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल। सिंपल, ये 7 होते हैं टोटल। विच वन अमंग द फॉलोइंग, और वो पी ब्लॉक में ही उपस्थित होते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, यानी इसमें से 3 मिक्सचर हैं और एक नहीं है, तो वो हमको ढूंढना है। स्टील, इसमें आयरन तो होता ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तब जाके स्टील बनता है। ब्रास तो कॉपर और जिंक, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं कुछ रेशियो में तो हमको ब्रास मिलता है, तो जब हम मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर हो गया। ग्लास मैंने अभी बताया, सिलिका तो है, इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो ग्लास भी कंपाउंड नहीं है। नॉट अ मिक्सचर, हाँ ये सब, सॉरी ये तो कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर, सॉरी हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो ये भी मिक्सचर हुआ, आयरन के साथ कुछ मिक्स हो रहा है, ब्रास में भी कॉपर एंड जिंक मिक्सचर है, ग्लास में भी सिलिका और कुछ मिक्स होता है। ग्रेफाइट, इसमें सिर्फ क्या होता है, कार्बन। ग्रेफाइट किसका होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन उपस्थित होता है, तो कौन सा एक मिक्सचर नहीं है, तो वो है ग्रेफाइट एलिमेंट, सिंपल कार्बन एलिमेंट होता है इसके अंदर। अ स्टूडेंट बाय चांस मिक्स्ड एसीटोन विथ वाटर, उसने एसीटोन को और एल्कोहल को मिक्स कर दिया। नाउ दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड, वापस वो जो 11 सेपरेटेड टेक्निक्स थी उसमें हो गया है। देखना हमको ये है कि जो एसीटोन है और हमारा एल्कोहल, ये दोनों क्या है, लिक्विड्स हैं, है ना, तो दोनों लिक्विड से तो फिल्ट्रेशन से तो कर ही नहीं सकते। फिल्ट्रेशन से तो हम सॉलिड और लिक्विड, जैसे वो छन्नी, जिससे हम हमें छन्नी चाहिए होती है जिससे हम फिल्टर करते हैं, जो सॉलिड होता है वो ऊपर रह जाता है, लिक्विड नीचे, तो फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। सेपरेटिंग फनल से भी नहीं कर सकते, दोनों लिक्विड है, घुले हुए हैं अच्छे से, तो सेपरेटिंग फनल भी नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन तो कुछ होता ही नहीं है, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन होता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ही होता है। लास्ट में बचता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता रखी हूँ, जिसके अंदर 15 डिग्री सेल्सियस से कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए दोनों के बीच में, जो कि बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच का फ़र्क जो है बॉइलिंग पॉइंट का, वो 8 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए सबसे अच्छी टेक्निक क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये टेक्निक्स याद करनी है, तभी आप क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा है जो मिक्सचर नहीं है, यानी 3 इसमें मिक्सचर होंगे, देख के ही बता दो। एयर इज अ मिक्सचर, बहुत सारे इसके अंदर गैसेस का मिक्सचर है। सीमेंट, बिल्कुल सही बात है, सीमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है मिक्स, ये मिक्स्ड रूप होता है। मिल्क में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, बहुत सारे इसमें भी कंपोनेंट्स होते हैं। मर्क्यूरी क्या है, एलिमेंट है, Hg, सिर्फ मर्क्यूरी, दैट्स इट, सिंपल एलिमेंट, तो इट इज़ नॉट अ मिक्सचर, बाकी सब क्या है, मिक्सचर हैं। अब आपको अप्रोच आ रहा होगा इजीली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, हाँ अब हम आ जाते हैं टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट्स पे, उसी से ये क्वेश्चन बना है। इनमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है, तो जब हमने सोप पढ़ा था तो हमने एक इसकी जो सेपोनिफिकेशन, जो इसकी पूरी प्रक्रिया है वो पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या बोला था, फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड्स प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी एक बेस लेना है, जिससे हमको क्या मिलेगा, सोप प्लस वाटर मिलता है, नहीं, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल बोल दो आप, है ना,
ये बोल देते हैं, तो हमको सोप मिलता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड? अब फैटी एसिड से सोप्स बनते हैं, और इसमें मैंने एग्जांपल्स में ही जो हमारा सोप बना था वो क्या बना था, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पामिटेट, सोडियम ओलिएट। तो ये सब किससे बन रहे हैं, ये फैटी एसिड से ही तो ये सारे सोप्स बन रहे हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो सोप भी नहीं बनेगा, तो विच इज नॉट अ फैटी एसिड, ये तीनों के तीनों फैटी एसिड हैं। फिनाइल एसिटिक एसिड ये एक फैटी एसिड नहीं है, ये हमारा राइट आंसर है। सोप से क्वेश्चन है, सोप 3 फैटी एसिड से बनता है, स्टेरिक एसिड हो सकता है, पामिटिक हो सकता है, ओलिक एसिड, ये सब क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो इन सब से बनता है सोडियम स्टेरेट, सोडियम पामिटेट एंड सोडियम ओलिएट, ये सब सोप्स के नेम हैं। तो ये सब तो है फैटी एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड ये कोई भी फैटी एसिड नहीं है। अब पूरा सोप ही चलेगा। टॉयलेट सोप इज अ मिक्सचर ऑफ, हमने टाइप्स ऑफ सोप्स पढ़े थे हमारे कंसेप्चुअल वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ सोप्स में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, जिसमें एक टाइप था टॉयलेट सोप। इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के सोप्स होते हैं, ये स्किन के काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनको सेंसिटिवली बनाया जाता है, स्किन के लिए ही बनाया जाता है ताकि हम इनको टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ कर लें। तो टॉयलेट सोप किस चीज़ का बनता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सॉल्ट और फैट। देखो फैटी एसिड तो होगा, क्योंकि सोप कैसे बनता है, फैटी एसिड और KOH या फिर NaOH, कोई भी एक बेस लेने से। तो हम कौन सा ले रहे हैं, KOH पोटेशियम ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। मैंने आपको बता दिया इसके सारे फीचर्स। तो टॉयलेट सोप जो है वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होता है, सिंपल। सैपोनिफिकेशन ऑफ एन ऑयल और फैट गिव्स सोप एंड, आ गया वही क्वेश्चन कि लास्ट में तो सोप मिलेगा, सोप के साथ में हमको इसके साथ और क्या मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल। कई बार हम वाटर के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सोप के साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर निकलता है, क्योंकि सॉल्ट और एसिड को जब अपन मिक्स करते हैं तो एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्ट मिलता है और पानी मिलता है। तो वो पानी का इसके साथ नहीं हमको कंफ्यूज होने का है, यहाँ पे सोप और ग्लिसरॉल मिलता है। ओके, तो राइट आंसर इज ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, विच गिव्स वाइट कलर टू सोप। हमने ये टॉपिक भी कवर किया था, 4-5 तरह के हमने सोप्स के कलर्स देखे थे कि क्या डालने से हमको कौन सा कलर मिलेगा। तो जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड डालने से हमको सोप में कैसा कलर दिखेगा, सफ़ेद कलर, वाइट कलर हमको दिखेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टेबल से आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ सोप। अगर मुझे साबुन का वेट बढ़ाना है, उसका वज़न बढ़ाना है, तो मैं उसमें क्या चीज़ डालूँ। पहली बात तो ये कि जो वज़न बढ़ाने के लिए जो चीज़ें डाली जाती हैं उनको हम बोलते हैं फिलर्स, उनको हम बोलते हैं फिलर्स। तो वो क्या क्या होते हैं फिलर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखवाए थे। स्टार्च भी होता है, सोडियम कार्बोनेट भी होता है। तो बोथ A and B, यस एब्सोल्युटली, नन वाला नहीं। तो स्टार्च एंड सोडियम कार्बोनेट। एक और चीज़ होती है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम स्टार्च, सोडियम कार्बोनेट, और एक और चीज़ थी सोडियम के साथ, अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, सिलिकेट। हाँ, सोडियम सिलिकेट, बिल्कुल सही। ये 3 चीज़ें हम फिलर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं सोप को उसका वेट बढ़ाने के लिए। द सब्सटेंस एडेड टू हार्डन द सोप, ये भी सेम कंसेप्ट पे ही है कि क्या चीज़ डालने से सोप हार्ड हो जाता है, हार्ड यानी कि कठोर, सख्त हो जाता है। तो सोडियम सिलिकेट बिल्कुल सही है, सोडियम कार्बोनेट। सोप स्टोन, साबुन का पत्थर, बिल्कुल सही है, सोप स्टोन डालने से जो सोप का वज़न है वो भारी हो जाता है। तो ऑल ऑफ दीज एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, ये तीनों चीज़ें डालने से सोप के अंदर हार्डनेस आती है, कठोरपन आता है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो पूरा सेशन है MCQ का, top 30 questions of 3 conceptual based videos जो कि था मैटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट और 3 जो भी हमारे कंसेप्चुअल वीडियोस होंगे उसके बेस पे हम 30 MCQs बनाएंगे और आपको इसी तरीके से 1 by 1 इलस्ट्रेटिव फॉर्म में आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो आई जस्ट होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल के मुझे बता सकते हैं। आई try my best to answer all of them. Till then, take a very good care of yourself. आपसे अगली बार नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।